नमस्कार। आज के इस वीडियो में आवृतबीजी पादपों में पीढ़ी एकांतर और उनके जीवन चक्र के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आवृतबीजी पौधे के विभिन्न भागों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होगी या द्विगुणित, क्योंकि अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि आवृतबीजी पादप के तने में गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो उसके निम्नलिखित भागों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो आइए अध्ययन करते हैं आवृतबीजी पौधे में पीढ़ी एकांतर और जीवन चक्र। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। तो देखिए, युग्मकोद्भिद अवस्था का बीजाणुोद्भिद अवस्था में बदलना और बीजाणुोद्भिद अवस्था का युग्मकोद्भिद अवस्था में क्रमागत रूप से बदलना पीढ़ी एकांतर कहलाता है। देखिए, पुष्पीय पादपों में दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं गेमेटोफाइटिक स्टेज, और दूसरी अवस्था होती है बीजाणुोद्भिद अवस्था, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो ये दोनों अवस्थाएं क्रम से एक दूसरे में बदलती रहती हैं और इसी अवस्थाओं का एक दूसरे में क्रमागत रूप से बदलना कहलाता है पीढ़ी एकांतर या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, जिसको हम गैमेटोफाइटिक स्टेज कहते हैं, ये अगुणित अवस्था होती है। अर्थात इसमें जितने भी जीवन की अवस्थाएं दिखेंगी वो सब कैसी होंगी? अगुणित होंगी, हैप्लॉइड होंगी। जबकि जो स्पोरोफाइटिक या बीजाणुोद्भिद अवस्था होती है वो द्विगुणित अवस्था होती है, डिप्लॉइड अवस्था होती है। ये जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है, इसके अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है, इसके अंतर्गत गैमेट्स बनते हैं। जबकि बीजाणुोद्भिद अवस्था में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक लघु बीजाणु और एक गुरु बीजाणु। यहाँ एक बात हमको और ध्यान देनी है कि आवृतबीजी पादपों में जो पीढ़ी एकांतर है वो डिप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। देखिए, डिप्लॉन्टिक प्रकार के पीढ़ी एकांतर का मतलब ये है कि यहाँ पे आवृतबीजी पादपों में जो बीजाणुोद्भिद अवस्था होती है वो काफी लंबे समय तक रहती है। बीजाणुोद्भिद अवस्था जो है वो लंबे समय तक रहती है और युग्मकोद्भिद अवस्था जो है बहुत कम अवस्थाओं में दिखाई देगी, बहुत कम स्टेजेस के लिए आती है। तो यहाँ पे प्रभावी जो है वो है बीजाणुोद्भिद अवस्था। यहाँ आवृतबीजी पादपों की अगर हम बात करें तो जो मुख्य पादप है, जो मुख्य पौधा है, वो भी बीजाणुोद्भिद अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो चूंकि बीजाणुोद्भिद अवस्था अधिक समय के लिए रहती है, इसलिए इसके पीढ़ी एकांतर को डिप्लॉन्टिक प्रकार का पीढ़ी एकांतर कहते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि ऐसी पीढ़ी एकांतर में बीजाणुोद्भिद अवस्था जो होती है वो क्या होती है? प्रमुख होती है। और यहाँ ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो बीजाणुोद्भिद अवस्था है ये आत्मनिर्भर है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में सक्षम है। और युग्मकोद्भिद अवस्था जो है बहुत कम कोशिकीय अवस्थाओं में देखी जाती है, और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह क्या है? एक अगुणित अवस्था है। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बताता हूं, जो कि आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है। देखिए, ये जो पादप है स्पोरोफाइटिक पादप, ये एक मुख्य पादप है जो हमेशा क्या होगा? स्पोरोफाइटिक होगा, बीजाणुोद्भिद होगा। इसमें पुष्प जो उगेंगे, जो इसका लैंगिक अंग है, इसके दो भाग होंगे, एक नर और एक मादा। नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्रीकेसर या अंडक कहलाएगा। पुंकेसर में आप जानते हैं परागकोश होंगे, परागकोश के अंदर पाए जाते हैं परागपुट, जिनके अंदर पाई जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनाती हैं। इसी प्रकार से स्त्री केसर के अंदर अंडाशय पाया जाता है और अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, जिसको हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, जिसके अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु बनाती है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तक आप जितनी भी अवस्था यहाँ पादप तक देख रहे हैं, ये सारी की सारी अवस्था कैसी है? बीजाणुोद्भिद अवस्था है और द्विगुणित अवस्था को प्रदर्शित करती है। चूंकि मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनते हैं। ये दोनों गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु जो बने हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद बने हैं। अतः इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? मात्र कोशिका की आधी। अर्थात अगर बीजाणुोद्भिद अवस्था द्विगुणित है तो ये जो लघु बीजाणु होंगे ये अगुणित होंगे, और ये दोनों युग्मकोद्भिद अवस्था को प्रदर्शित करते हैं।
इन्हीं लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु से युग्मकोद्भिद अगुणित अवस्था प्रदर्शित होगी, प्रारंभ होगी। अब इसके बाद क्या होता है, लघु बीजाणु अंकुरित होते हैं और अंकुरित परागकण बनाते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि दो नर युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक ये है और एक नर युग्मक ये है। उसी प्रकार से गुरु बीजाणु 4 बनते हैं, जिनमें से 3 गायब हो जाते हैं, एक बचता है, और वो गुरु बीजाणु विकसित होकर क्या बनाता है, भ्रूण कोश, जिसको हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। इस भ्रूण कोश के अंदर टोटल आपकी 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं, जिनमें से एक अंड कोशिका होती है जिसका यहाँ उपयोग होना है, और एक द्वितीयक केंद्रक संरचना होती है जो 2 ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर के बनती है। ये नर युग्मक और ये अंड कोशिका और ये द्वितीयक केंद्रक, ये अभी कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, अगुणित हैं और युग्मकोद्भिद अवस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ द्वितीयक केंद्रक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, द्वितीयक केंद्रक आपका 2 ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर के बना है, और दोनों जो ध्रुवीय केंद्रक हैं वो अगुणित होते हैं, युग्मकोद्भिद अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दोनों ध्रुवीय केंद्रकों को अगर हम सामूहिक रूप से नाम दें तो हम उसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो आप देखेंगे कि नर युग्मक बन गए और मादा युग्मक बन गए, तो ये अवस्था पूरी आपकी कहलाएगी क्या, युग्मकोद्भिद या अगुणित अवस्था। अब इसके बाद एक नर युग्मक अंड को निषेचित करता है, उससे बन जाता है भ्रूण, और एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक को निषेचित कर जाता है, उससे बन जाता है भ्रूण कोश। इस क्रिया को हम द्विनिषेचन कहते हैं, क्योंकि यहाँ 2 निषेचन होते हैं। एक नर युग्मक ने क्या किया, अंड को निषेचित किया, एक नर युग्मक ने क्या किया, द्वितीयक केंद्रक को निषेचित किया, तो इसलिए हम इस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन के फलस्वरूप भ्रूण और भ्रूणपोष बनता है। यहाँ त्रिसलयन को भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि द्वितीय केंद्रक में पहले से ही 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, एक नर युग्मक उसमें और जुड़ गया, तो टोटल कितने केंद्रक हो गए, 3 केंद्रक हो गए, इसलिए हमने इस क्रिया को त्रिसलयन का नाम दिया। अब यहाँ से अगर आप देखें, जब ये सलयन हो गया, निषेचन हो गया, तो फिर से कैसी संरचना आ गई, आपकी द्विगुणित संरचना आ गई, बीजाणुद्भिद संरचना आ गई, क्योंकि भ्रूण आपके नर और मादा युग्मक के मिलने से बना, तो ये संरचना कैसी होगी, आपकी द्विगुणित संरचना होगी। और भ्रूणपोष कैसी संरचना होगी, त्रिगुणित संरचना होगी, क्योंकि इसमें एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक से बना द्वितीयक केंद्रक है। तो ये त्रिगुणित संरचना जिसको हम 3n से दिखाते हैं, और ये द्विगुणित संरचना जिसको हम 2n से दिखाते हैं। तो यहाँ से दोबारा से आपकी बीजाणुद्भिद अवस्था शुरू हो गई। ये दोनों संरचनाएं मिलकर के बनाती हैं आपका बीज, और बीज को जब हम बोते हैं तो उससे बनता है आपका फिर से नया पादप। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस लाल लाइन के माध्यम से मैंने इस पूरे लाइफ साइकिल को 2 भागों में बांटा है। ये ऊपर वाली जो सब भाग है इसको हमने बीजाणुद्भिद अवस्था कहा, क्योंकि ये डिप्लॉइड अवस्था है, और ये नीचे वाली भाग है इसको हमने युग्मकोद्भिद अवस्था कहा या गुणित अवस्था कहा। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप ये स्पष्ट रूप से समझेंगे कि बीजाणुद्भिद अवस्था मुख्य रूप से आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है, इसीलिए हम इसको डिप्लॉन्टिक प्रकार का पीढ़ी एकांतर कहते हैं। अब हम आवृतबीजी पादपों के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम आवृतबीजी पादपों के जीवन चक्र में आने वाली विभिन्न अवस्थाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, वे डिप्लॉइड होंगे या हैप्लॉइड, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चरण को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है नर जनन अंग पुंकेसर की विभिन्न अवस्थाएं और उसमें गुणसूत्रों की संख्या, फिर मादा जनन अंग और उसमें गुणसूत्रों की संख्या, और उसके बाद निषेचन के पश्चात जो भी भाग बनेंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम जीवन चक्र के अंतर्गत पहले हम नर जनन अंग पुंकेसर को लेकर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे नर जनन अंग पुंकेसर की विभिन्न अवस्थाओं को मेरे द्वारा दर्शाया गया है। आप एक एक करके जीवन चक्र का भी अध्ययन करेंगे और ये भी देखेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या किस भाग में क्या है। ये एक पुष्प का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें ये जो संरचना देख रहे हैं ये आप पुंकेसर है, जिसको हम स्टेमेन कहते हैं। ये पुंकेसर हमेशा द्विगुणित संरचना है, 2n संरचना है, क्योंकि ये स्पोरोफाइटिक प्लांट का हिस्सा है, जनन अंग है, तो ये हमेशा क्या होगा, द्विगुणित होगा। इसके पुंकेसर का अगर हम अध्ययन करें तो इसके 3 भाग आपको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश, नीचे की डंडी पुतंतु, और जहां जुड़ा हुआ है उस भाग को क्या कहेंगे, हम योजी कहेंगे। तो देखिए, परागकोश, योजी और पुतंतु, इनकी कोशिकाएं हमेशा क्या होंगी, द्विगुणित होंगी, क्योंकि ये स्पोरोफाइटिक भाग का हिस्सा है। अब इस परागकोश के कुछ हिस्सा अगुणित हो सकता है, वो हिस्सा कैसे अगुणित होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इस परागकोश का जो विकास होता है हमें उस ओर जाना पड़ेगा। अगर आपको
आपने मेरा पहले वीडियो पढ़े हैं, देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि परागकोश की जो उत्पत्ति होती है वो 4 प्रपसु कोशिकाओं से होती है, 4 आर्चिस्पोडियल सेल से होती है। यहाँ जो ये प्रपसु कोशिका है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? द्विगुणित होगी। ये प्रपसु कोशिका विभाजन होने के बाद 4 कोशिकाएं बनाती हैं टी आकार में। बाहर वाली जो ये 2 कोशिकाएं, इनको हम एंडोथीसियल कोशिका कहते हैं, बीच वाली कोशिका को हम मध्य कोशिका कहते हैं और सबसे नीचे वाली कोशिका को हम बीजाणुजनक कोशिका कहते हैं। ये सभी की सभी कोशिकाओं में हमें ध्यान रखना है कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? द्विगुणित ही होगी। अब इसमें ये जो बाहर की 2 कोशिकाएं हैं, ये विभाजन के बाद बना देती हैं एंडोथीसियल स्तर। ये ध्यान रखिएगा, ये जो एंडोथीसियल कोशिकाएं हैं, ये अपनत विभाजन के द्वारा विभाजित होकर बना देती हैं क्या? एंडोथीसियल स्तर। तो आप समझ लीजिए कि इसमें कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा। कैसा विभाजन हो रहा है? अपनत विभाजन हो रहा है। तो एंडोथीसियल कोशिका से चूंकि एंडोथीसियल स्तर बना, अतः इस स्तर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? द्विगुणित होगी। जो मध्य कोशिका है, मिडिल सेल, ये कई परिणत और अपनत विभाजन द्वारा विभाजित होकर 3 से 4 स्तर मोटा मध्य स्तर बनाता है। जो ये पीले रंग से दिखाया गया, ये मध्य स्तर है। और मध्य स्तर किससे बना? आपका मध्य कोशिका से। तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? द्विगुणित ही होगी। और अंत में जो आपका बीजाणुजनक ऊतक है, जब बीजाणुजनक कोशिका है, ये कोशिका विभाजित होकर बनाती है कई लघु बीजाणु मात्र कोशिका। आप इस परागकूट के अंदर अगर देखें तो आपको ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जो भूरे रंग से मैंने दिखाई हैं। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका किससे बनी है? आपकी बीजाणुजनक कोशिका से। तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित ही होगी। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इस समय इस स्ट्रक्चर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब की सब द्विगुणित हैं। ये परागकोश की काट मैंने आपको यहाँ प्रदर्शित की है, एक अनुपस्थ काट आपको दिखाई है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? द्विगुणित। अब क्या होता है कि ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहीं से गुणसूत्रों की संख्या घट जाएगी। ध्यान दीजिए कि ये जो परागकूट है या जो लघु बीजाणुधानी है, इसमें जो गुणसूत्रों की जो आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और हर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4-4 लघु बीजाणु बनते हैं। अब मैंने यहाँ डायग्राम छोटा कर दिया है, मैंने केवल एक कोने में जो लघु बीजाणुधानी है वो आपको यहाँ प्रदर्शित की है, जगह कम है इसलिए। तो इस लघु बीजाणुधानी को अगर आप यहाँ देखें तो आप देखिए कि जो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसने विभाजित होकर कितने लघु बीजाणु बनाए? 4। आप देखिए 1 2 3 4, 4 के समूह में, इसको हम टेट्राड कहते हैं। तो ये लघु बीजाणु बन गए और किस विभाजन से बने? अर्धसूत्री विभाजन से। तो ये जो लघु बीजाणु होंगे, इनमें गुणसूत्रों की संख्या अब अगुणित हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, इन लघु बीजाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या अब क्या हो जाएगी? अगुणित हो जाएगी। ये परागकोश जब फटेगा तो ये लघु बीजाणु मुक्त होंगे, और जिस समय लघु बीजाणु मुक्त होते हैं तो लघु बीजाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। वो द्विकोशिकीय अवस्था में होता है सामान्यतः। इसमें सबसे बाहर बाह्यकला, फिर अंदर अंतःकला, एक कोशिका कायी कोशिका और एक कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। ये सब के सब भाग ये लघु बीजाणु के हैं, और ये लघु बीजाणु किससे बना है? अर्धसूत्री विभाजन से बना है। तो इसके जितने भी भाग होंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित ही होगी। चाहे आप बाह्यकला की बात कीजिए, चाहे आप अंतःकला की बात कीजिए, चाहे आप कायिक कोशिका की बात कीजिए, या चाहे आप जनन कोशिका की बात कीजिए, सब में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित ही होगी। अब ये लघु बीजाणु अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के ये बनाता है अंकुरित परागकण। ये डायग्राम अंकुरित परागकण का है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? अंतः जो चोल है आपका, जो अंतःकला है, ये एक पराग नली के रूप में छिद्रों से, जनन छिद्रों से बाहर निकल जाती है। और ठीक इसी समय इसका जो जनन केंद्रक है वो 2 भागों में बढ़ जाता है और 2 नरयुग्मक बनाता है। अब अगर आप इस संरचना को भी देखें तो ये पूरी संरचना डेवलप हुई है किससे? लघु बीजाणु से। तो इसके अंदर भी जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो अगुणित होगी। आपसे परागनाल की कोशिकाओं के बारे में पूछा जाए, आपसे नलिका केंद्रक या कायी कोशिका के बारे में, कायी कोशिका के केंद्रक को ही हम नलिका केंद्रक कहते हैं, तो आप नलिका केंद्रक के बारे में पूछा जाए, या नरयुग्मक। नरयुग्मक किससे बने? आपके इन जनन कोशिका में अगर सामान्य विभाजन होता है तो उससे 2 नरयुग्मक बनते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अगुणित होगी। तो नर जनन अंग में आपने देखा किस प्रकार से जीवन चक्र के दौरान विभिन्न अवस्थाएं आती हैं और किस प्रकार से गुणसूत्र आपके कम होते हैं। तो ध्यान रखिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जो लघु बीजाणु बने, वहां से गुणसूत्रों की संख्या आपकी घटेगी। लघु बीजाणु और उसके विभिन्न भागों में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? अगुणित रहेगी। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जनन अंग की।
देखिए मादा जनन अंग के विभिन्न चरण मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं। आप इस पुष्प को देखिए, इस पुष्प में ये जो बीच की संरचना है इसको हम अंडक, कार्पल या स्त्री केसर कहते हैं। एक अंडक का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपको सबसे ऊपर वर्तिकाग्र दिखाई देगा, बीच में वर्तिका और नीचे अंडाशय। ये सारे के सारे भाग पुष्प के भाग हैं जो कि एक बीजाणुद्भिद अवस्था है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित ही रहेगी। अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये गोल संरचनाएं दिखाई दे रही है जिसको हम क्या कहते हैं, बीजांड। बीजांड को हम गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जानते हैं। तो गुरु बीजाणुधानी के बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि पता चले कि गुरु बीजाणुधानी में किस भाग में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो इसके डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं। देखिए गुरु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट भी एक प्रपसु कोशिका से ही होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रपसु कोशिका में तो गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित ही होगी। ये कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। एक कोशिका को हम भित्तीय कोशिका और दूसरी को हम बीजाणुजनक कोशिका कहते हैं। दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित ही होगी। ये जो भित्तीय कोशिका है ये विभाजित होकर के आपका क्या करती है, बीजांड का आवरण बनाती है, अध्यावरण बनाती है और बीजांड काय बनाती है। जबकि जो बीजाणुजनक कोशिका है ये 4 गुरु बीजाणु में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बीजाणुजनक कोशिका पहले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है और वो 4 गुरु बीजाणु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस डायग्राम में अगर देखें तो ये भित्तीय कोशिका ने क्या किया, अध्यावरण बनाया और ये बीजांड का या न्यूक्लियस का हिस्सा बना दिया। तो यहाँ ये समझ लीजिए भित्तीय कोशिका से क्या बना, बीजांड काय बना और अध्यावरण बना। तो ये जितने भी भाग बने, चाहे आपका फ्यूनिकिल हो चाहे कुछ भी हिस्सा हो, ये सब के सब हिस्से किससे बने हैं, आपके भित्तीय कोशिका से बने हैं। तो इन सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, द्विगुणित होगी। गुरु बीजाणु कोशिका से कन्वर्ट होकर क्या बन गई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये भी किससे बना है, गुरु बीजाणु जनक मात्र कोशिका से बनी है, बीजाणु जनक कोशिका से बनी है। तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, द्विगुणित। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जाती है अर्धसूत्री विभाजन में। ध्यान दीजिए, गुरु बीजाणु कोशिका जाती है किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। और विभाजित होकर कितने गुरु बीजाणु बनाती है, 4। अब ये जो 4 गुरु बीजाणु बने ये क्या होंगे, अगुणित होंगे। क्यों, क्योंकि ये बने हैं आपके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो ये जो 4 गुरु बीजाणु बने ये कैसे होंगे, अगुणित होंगे। इनमें से 3 गायब हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और एक ही गुरु बीजाणु बनता है। और ये गुरु बीजाणु जो सक्रिय गुरु बीजाणु है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n है, ये विकसित होकर बनाता है भ्रूण कोश। ये जो बीच की पिंक रंग की संरचना देख रहे हैं ये भ्रूण कोश बनता है किससे, आपका गुरु बीजाणु से। तो गुरु बीजाणु आपका हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस भ्रूण कोश के अंदर जितने भी संरचनाएं होंगी वो सब अगुणित होंगी। अब यहाँ आपके दिमाग में स्पष्ट चित्र आ जाना चाहिए कि भ्रूण कोश के बाहर जितनी भी कोशिकाएं जो मैंने पीले रंग से दिखाई हैं ये सब की सब कोशिकाएं कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। चाहे अध्यावरण की बात करें, चाहे निभाग, चाहे बीजांडकाय, चाहे आपका व्रंत, इन सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, द्विगुणित होगी। भ्रूण कोश के अंदर जो भी संरचनाएं होंगी वो अगुणित होंगी क्योंकि वो किससे बने हैं, गुरु बीजाणु से। अब यहाँ पे आप देखिए क्या क्या होगा, सबसे ऊपर 3 प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होंगी, तीनों की तीनों कोशिकाएं कैसी होंगी, अगुणित। नीचे 2 सहायक कोशिकाएं होंगी, कैसी होंगी, अगुणित। बीच में अंड होगा, अंड कोशिका कैसी होगी, अगुणित। और यहाँ पे बीच में 2 केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। और दोनों ध्रुवीय केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, दोनों ध्रुवीय केंद्रक में क्या होगी, अगुणित। लेकिन अगर इन दोनों ध्रुवीय केंद्रक को सामूहिक रूप से देखा जाए तो हम इसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। और अगर हम इसको द्वितीयक केंद्रक कहेंगे तब हम इसकी गुणसूत्रों की संख्या क्या कहेंगे, द्विगुणित। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि भ्रूण कोश के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे प्रतिध्रुवीय कोशिका हो, चाहे अंड कोशिका हो, चाहे सहायक कोशिका हो, चाहे ये ध्रुवीय केंद्रक हो, इनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित ही होती है। अब हमने नर जनन अंग के बारे में पढ़ लिया, मादा जनन अंग के बारे में पढ़ लिया कि किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट हुआ जीवन चक्र के दौरान। अब हम निषेचन और उसके बाद जो परिवर्तन होते हैं उस पे प्रकाश डालते हैं और साथ ही साथ अध्ययन करते हैं कि इसके बाद गुणसूत्रों में क्या परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ डायग्राम के माध्यम से मैं आपको निषेचन की क्रिया और पश्च निषेचन अवस्थाओं के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। ये डायग्राम आप देख रहे हैं एक अंडक का है जिसमें बीच में भ्रूण कोश बना हुआ है जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, अगुणित। 3 प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं दिखा रही हैं, गुणसूत्रों की संख्या अगुणित। नीचे ये मादा युग्मक अंड है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अगुणित। और नीचे जो सहायक कोशिकाएं हैं इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अगुणित। इसके अलावा जितना भी ये पिंक भाग है
बीजांड का, ये सब का सब कैसा होगा, द्विगुणित होगा। अब इसमें एक लघु बीजाणु अंकुरित परागकण जो है वो प्रवेश करेगा। इस डायग्राम में आप देखिए, इसने अपनी परागनाल इसके अंदर डाली और परागनाल जब इसके अंदर बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी तो इस परागनाल से दो नरयुग्मक, ये रेड कलर से मैंने यहाँ दिखाए हैं, लाल कलर से, ये दो नरयुग्मक हैं। इनमें से एक नरयुग्मक ने क्या किया, इस अंड कोशिका को निषेचित किया। तो अंड कोशिका में पहले से गुणसूत्रों की संख्या क्या थी, अगुणित थी, n थी, और इसमें एक नरयुग्मक और जुड़ गया अगुणित, तो कितने हो गए, 2n हो गए। तो ये कैसी संरचना बन गई, आपकी द्विगुणित संरचना बन गई, जिसको हम युग्मनज केंद्रक या भ्रूण डेवलपमेंट की पहली कोशिका कहते हैं। इसके अलावा बीच में दो ध्रुवीय केंद्रक थे जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या थी, n और n। इनको सामूहिक रूप से हमने नाम दिया था द्वितीयक केंद्रक, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, 2n। तो एक नरयुग्मक इस द्वितीयक केंद्रक से जुड़ जाएगा। तो अगर आप देखें तो तीन केंद्रक जुड़ गए, एक नरयुग्मक का और दो ध्रुवीय केंद्रक के, तीन केंद्रक जुड़ गए। इसी क्रिया को हमने त्रिसलयन कहा था। तो इसके कारण से त्रिगुणित केंद्रक बन जाता है। यहाँ देखिए आप डायग्राम में त्रिगुणित केंद्रक बन गया। तो निषेचन के बाद एक केंद्रक द्विगुणित है और एक केंद्रक त्रिगुणित है। द्विगुणित केंद्रक से बनता है क्या, युग्मनज, इसलिए हम इसको युग्मनज केंद्रक भी कहते हैं, जो बाद में विकसित होकर क्या बना देता है, भ्रूण। और ये जो त्रिगुणित केंद्रक है इससे विकसित होकर बनता है भ्रूण पोष। तो यहाँ देख लीजिए कि जो भ्रूण पोष होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, त्रिगुणित, और जो युग्मनज है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, द्विगुणित। अब ये भ्रूणपोष और भ्रूण ये दोनों आपस में मिलकर के बनाते हैं बीज। ये भ्रूणपोष और भ्रूण मिलकर के आपस में बनाते हैं बीज, और बीज के चारों ओर जो आवरण होता है उसको हम कहते हैं बीज चोर, जो बीजांड के ही बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण से बनता है। तो अगर आप देखें तो बीज के अंदर जितनी भी संरचनाएं हैं वो द्विगुणित होंगी भ्रूणपोष को छोड़कर। बीज चोल क्योंकि किससे बना है, बीजांड के बाह्य आवरण अध्यावरण से बना है, तो वो भी द्विगुणित होगा। भ्रूणपोष कैसा होगा, अभी मैंने आपको बता दिया क्या होगा, त्रिगुणित होगा। और भ्रूण कैसा होगा, द्विगुणित होगा। बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो एक सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि किसी पुष्पीय पादप की पत्ती में 20 गुणसूत्र हैं तो निम्नलिखित भागों में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। देखिए पुष्पीय पादप में गुणसूत्र की पत्ती में गुणसूत्रों की संख्या 20 पूछी गई है। हम जानते हैं जो पुष्पीय पादप की पत्ती है अर्थात बीजाणुद्भिद अवस्था का भाग है, तो इसकी पत्ती में गुणसूत्र अगर 20 है तो इसका मतलब क्या हुआ, गुणसूत्र का मान क्या निकाला हमने, 2n बराबर कितना आ गया, आपका 20 आ गया। क्यों आ गया 20, क्योंकि ये बीजाणुद्भिद अवस्था का भाग है। पत्ती क्या है, बीजाणुद्भिद अवस्था का भाग है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 20 है मतलब द्विगुणित अवस्था है, तो 20 का मान क्या आ गया, 2n बराबर 20। और अगर अगुणित अवस्था होगी n तो उसका मान ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएगा n बराबर 10। अब जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में कहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 20 होगी और 10 होगी, इसका अध्ययन करते हैं एक एक करके। देखिए ये पुष्प है और पुष्प किसका उदाहरण है, आपका बीजाणुद्भिद अवस्था का है। तो पुष्प के दल, वाह्य दल, सहपत्र, स्त्री केसर, पुंकेसर, इन सब भागों में गुणसूत्रों की संख्या 20 होगी। पुंकेसर में 3 भाग होंगे, पुतंतु में गुणसूत्रों की संख्या 20, योजी में 20, परागकोश में 20 होगी। परागकोश के अंदर के भाग देखें तो हम देखेंगे कि परागकोश का निर्माण किससे होता है, प्रपसु कोशिका से होता है। प्रपसु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 20। प्रपसु कोशिका से ये बाहर के भाग बनते हैं और अंदर का ये लघु बीजाणुधानी बनती है। इन सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 20, क्योंकि अभी तक कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। आप वाह्य स्तर पूछें, एंडोथीसियम स्तर पूछें, मध्य स्तर पूछें, टेपिटम पूछें, या लघु बीजाणुधानी के अंदर मौजूद लघु बीजाणु मात्र कोशिका पूछें, इन सब में गुणसूत्रों की संख्या 20 होगी। अब इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में ये जो ब्राउन रंग से दिखाई है इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और हर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ये संरचना लघु बीजाणु की है और चूंकि मात्र कोशिका से जब लघु बीजाणु बने तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अतः लघु बीजाणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, अगुणित हो जाएगी। और इसके जितने भी भाग होंगे अगर आपसे पूछे जाएंगे तो सब में गुणसूत्रों की संख्या n होगी। अगर आपसे कहा जाए लघु बीजाणु के बाह्य कला, अंतः कला, कायिक कोशिका, जनन कोशिका, इन सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, n होगी। अब ये लघु बीजाणु अंकुरित होगा, इससे परागनाल निकलेगी, तो लघु बीजाणु से ही परागनाल बनी है तो परागनाल की कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या 10 ही होगी। यहाँ कायिक कोशिका के केंद्रक को हम क्या कहते हैं, नलिका केंद्रक, तो नलिका केंद्रक में भी गुणसूत्रों की संख्या आपकी 10 ही होगी। और जनन कोशिका का जो केंद्रक है ये विभाजित होकर 2 नरिग्मक बना देता है, तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 10 ही होगी। चाहे आपसे जनन कोशिका या जनन केंद्रक पूछा जाए या नरिग्मक पूछा जाए, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, n ही होती है, हेप्लॉइड ही होती है।
अब हम स्त्री केसर की बात करते हैं। देखिए स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, सभी में गुणसूत्रों की संख्या 20 होगी, क्योंकि ये किसका हिस्सा है? पुष्प का हिस्सा है, और पुष्प बीजाणुद्भिद अवस्था का हिस्सा है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड का निर्माण जैसे आपको पहले से पता है प्रपसु कोशिका से होता है। तो बीजांड की जो प्रपसु कोशिका है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 20 होगी। प्रपसु कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है, भित्तीय कोशिका और बीजाणुजनक कोशिका। इन दोनों में भी गुणसूत्रों की संख्या 20 ही होगी। ये जो भित्तीय कोशिका है ये विभाजित होकर के बीजांड के बीजांडकाय, अध्यावरण, ये बीजांड ग्रंथ आदि सभी संरचनाएं बनाती है। तो इन सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 20 ही होगी। और ये जो बीजाणुजनक कोशिका है ये परिवर्तित हो जाती है किसमें? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या 20 ही होगी, द्विगुणित ही होगी। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जाती है अर्धसूत्रीय विभाजन में, और इससे बनते हैं 4 गुरु बीजाणु। अब आप समझ लीजिए यहाँ पे जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है अब प्रवेश करेगी अर्धसूत्रीय विभाजन में और बनाएगी 4 गुरु बीजाणु। अतः इन गुरु बीजाणु में अब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की आधी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्र कितने थे? 20 थे। तो अब इसमें कितने रह जाएंगे? n अर्थात 10। इनमें से 3 गुरु बीजाणु गायब होगा, 1 बचा। तो सक्रिय गुरु बीजाणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? 10। और इस बीजांड की बाकी जितनी भी संरचनाएं हैं इन सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? 20 रहेगी, चाहे बीजांड काय हो, चाहे अध्यावरण हो, चाहे कोई भी हिस्सा हो। ये एक विकसित बीजांड का संरचना मैंने आपको दिखाई। तो देखिए चाहे अध्यावरण हो, चाहे निभाग हो, चाहे बीजांडकाय हो, चाहे आपका ग्रंथ हो, इन सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? 20 रहेगी। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु हैं ये विकसित होकर बनाता है भ्रूण कोश। ये जो बीच में पिंक कलर की संरचना दिखाई दे रही है ये भ्रूण कोश है, जो किससे बना है? सक्रिय गुरु बीजाणु से। तो गुरु बीजाणु आपका क्या है? अगुणित है, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? n है। तो इस भ्रूण कोश की जितनी भी कोशिकाएं होंगी उन सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? n होगी। एक एक करके देखते हैं। पहले प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं हैं, तीनों में 10-10 गुणसूत्र होंगे। नीचे 2 सहायक कोशिकाएं हैं, दोनों सहायक कोशिका में गुणसूत्र कितने होंगे? 10-10 होंगे। ये बीच में अंड कोशिका है, गुणसूत्र कितने होंगे? 10 होंगे। और बीच में जो 2 केंद्रक है इनको कहते हैं हम ध्रुवीय केंद्रक। दोनों ध्रुवीय केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 10-10। 10 इस ध्रुवीय केंद्रक में और 10 इस ध्रुवीय केंद्रक में। निषेचन से ठीक पहले ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं जिसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। अब आप देखिए द्वितीयक केंद्रक में कितने केंद्रक जुड़ गए? 2 ध्रुवीय केंद्रक जुड़ गए। तो अगर आपसे द्वितीयक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाती है तो ये ध्यान रखिएगा कि द्वितीयक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 20 होगी, क्योंकि उसमें कितने केंद्रक हैं? ध्रुवीय 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। एक ध्रुवीय केंद्रक में 10, दूसरे ध्रुवीय केंद्रक में 10, और दोनों जुड़ करके अगर द्वितीयक केंद्रक बना देंगे तो द्वितीयक केंद्रक में गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ये ध्यान आपको रखना है। अब हम निषेचन के बारे में देख लेते हैं। देखिए जब निषेचन क्रिया होती है तो इस प्रकार से परागकण से परागनाल अंदर प्रवेश करती है और 2 लघु बीजाणु अपने छोड़ देती है, अपने 2 नरयुग्मक अपने छोड़ देती है। अब मान लीजिए एक नरयुग्मक आपका ये आया, इसने किसको निषेचित कर दिया? द्वितीयक केंद्रक को। और एक नरयुग्मक ने किसको निषेचित कर दिया? अंड को। 2 नरयुग्मक इस परागनाल द्वारा लाए गए, इस परागनाल द्वारा 2 नरयुग्मक लाए गए। एक नरयुग्मक ने क्या किया? इस संरचना को कर दिया ये जो दिखाई दे रही है, और ये क्या है? 2 ध्रुवीय केंद्रक। मैंने आपको बता दिया कि दोनों ध्रुवीय केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं? आपका द्वितीयक केंद्रक। तो एक नरयुग्मक ये जुड़ गया और एक नरयुग्मक इससे जुड़ गया, अंड से जुड़ गया। तो अब ये जो संरचना बन गई ये बन गई आपकी क्या? त्रिगुणित केंद्रक। और ये जो संरचना बन गई आपकी जो नीचे वाली है ये बन गई क्या? आपकी युग्मनज केंद्रक। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप ये पाएंगे कि अंड ने जब नरयुग्मक से संलयन किया तो उससे जो संरचना बन गई वो बन गई युग्मनज केंद्रक। और ये कैसा होगा? द्विगुणित होगा। क्यों द्विगुणित होगा? क्यों उसमें गुणसूत्रों की संख्या 20 पाई जाएगी? क्योंकि ये 2 केंद्रकों से मिलकर बना है, एक अंड और एक नरयुग्मक, और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 10 और 10। तो युग्मनज केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 20। और युग्मनज केंद्र से जब भ्रूण बनेगा तो भ्रूण की कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 20। बीच में जो कोशिकाएं थी ध्रुवीय केंद्रक मिलकर के क्या बनाते हैं? द्वितीयक केंद्रक। और उसमें एक जुड़ गया क्या? नरयुग्मक। तो कितने केंद्रक हो गए? 1, 2 और 3, अर्थात n बराबर 10। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ध्रुवीय केंद्रक जब दोनों अंड से नरयुग्मक से मिलते हैं तो ये 3 केंद्रक मिलकर के एक त्रिगुणित संरचना बनाते हैं जिसको हम कहते हैं भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 30। ये ध्यान रखिएगा। भ्रूण कोश की अगर हम बात करते हैं, ये जो है भ्रूण कोश है, इसमें गुणसूत्र 10 होंगे, हैप्लॉइड होगा। लेकिन भ्रूण कोश जो द्वितीयक केंद्रक के निषेचन के बाद बना है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 3n।
इस क्वेश्चन के हिसाब से 3n का मान कितना होगा 30। तो यहाँ त्रिगुणित केंद्रक में गुणसूत्र कितने पाए जाएंगे 30। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और जीवन चक्र के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की होंगी। साथ ही आपको ये समझने में भी आसानी हुई होगी कि किस प्रकार से जीवन चक्र के दौरान विभिन्न अवस्थाओं में गुणसूत्रों की संख्या हम निकालते हैं एग्जाम्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।